अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग विंग। इंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में वेलकम। और इंडोक्राइनोलॉजी की ये वीडियो, इसमें हमने स्टार्ट किया था कि मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। हमने कहा था कि सबसे पहले सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड होना लाजमी होता है और फिर हमारे पास इंट्रासेलुलर सिग्नल होते हैं, ठीक है। यानी सरफेस रिसेप्टर रिसेप्टर के साथ, वो रिसेप्टर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। रिसेप्टर के साथ बाइंड होना लाजमी है। और दूसरी बात ये थी कि इंट्रासेलुलर फिर सिग्नलिंग होती है। अब रिसेप्टर के साथ बाइंड रिसेप्टर्स भी हमने 3 पढ़ लिए थे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको सही समझ आए। 3 टाइप्स के रिसेप्टर थे। सबसे पहले हम इनर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स होंगे। फिर साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और कुछ रिसेप्टर हमारे पास न्यूक्लियस के होते हैं। हमने न्यूक्लियस के रिसेप्टर में हमने T3 T4 की एग्जांपल दी थी। और साइटोप्लाज्म वाले रिसेप्टर में हमने कहा था कि जो स्ट्राइड हार्मोन्स होते हैं जितने भी, उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं। उसके बाद हम इसकी तरफ आए थे, सेल सरफेस रिसेप्टर की तरफ। इसके हमने 3 टाइप्स के रिसेप्टर्स एक्सप्लेन कर लिए थे, ठीक है। आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया था। अब हम ये देखते हैं कि हमने रिसेप्टर्स तो पढ़ लिए हैं, यानी हमारे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का फर्स्ट पोर्शन इज़ डन। नाउ हम आते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग से मुराद है कि हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम का मतलब है कि जब रिसेप्टर आता है, अच्छा सेकंड मैसेंजर सिस्टम का ताल्लुक सिर्फ इससे है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन है, यानी कि हमने कहा था कि सरफेस जो रिसेप्टर है, क्योंकि इनके और इनके मैकेनिज्म मैंने इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म भी आपको उसी वीडियो में समझा दिए थे, ठीक है। इनके हो गए। इनके हम देखते हैं कि सेल सरफेस जो रिसेप्टर होते हैं, जिनके यानी जो प्रोटीन है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होती है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो उनके रिसेप्टर ऑब्वियसली सरफेस पे होंगे, ठीक है। अब इनके रिसेप्टर सरफेस पे हैं तो ये हार्मोन्स का इनमें सिर्फ ये फंक्शन होता है कि ये आपके पास आता है और सरफेस वाले डोमेन को एक्टिवेट करता है, यानी उस पर बाइंड होता है और अंदर से एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है और वो एट द एंड एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। नहीं, एक सेकंड मैसेंजर केमिकल बनाता है। सेकंड मैसेंजर केमिकल हमारे पास CAMP भी हो सकता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए सेकंड मैसेंजर्स लिखें 3 to 4, अगर सपोज आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स नहीं लिखोगे। सिस्टम्स मीन दिस थिंग प्लस होल कैस्केड, बट सेकंड मैसेंजर्स कौन कौन से एक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक CAMP हमारे पास आगे सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करके और आगे पूरा कैस्केड चला सकता है, नंबर 1। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी क्या चीज़ सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर सकती है, तो वो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, इसके 2 हमारे पास सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं हमारे पास। एक हमारे पास डैग होता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा हमारे पास होता है इसी का IP3 होता है, ठीक है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब चौथा हमारे पास कैल्शियम जो है वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर, एक तरफ से कैल्शियम सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। और जब हमारे पास ये डैग जिस वक्त IP3 में भी हमारे पास कैल्शियम का रोल होता है, IP3 भी कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। और जिस वक्त IP3 करेगा उस वक्त हम इसको, उस वक्त मोस्टली ये कहा जाता है कि थर्ड मैसेंजर सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ये था तो ये थर्ड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर एक्ट कर लिया है इसने, ठीक है। ये सेकंड मैसेंजर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम जाते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम की तरफ, एक एक मैसेंजर सिस्टम यानी कैस्केड को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम जो कि हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिस्टम, ये जो हमारे पास है, सबसे पहले हम इसकी तरफ जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करके हम फॉस्फोलाइपेज सेकंड मैसेंजर सिस्टम के लिए जाएंगे और फिर कैल्शियम कैलमाडुलिन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। ये है हमारे पास 7 पास रिसेप्टर। 7 पास का मतलब है 7 टाइम्स मेम्ब्रेन के अंदर गया है, शायद मैंने कम बनाई हुई थी, 7 टाइम्स गया होता है, ठीक है। ये हमारे पास है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके डोमेन है, ये हमने पढ़ लिया था। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ हमेशा हार्मोन बाउंड होता है और इंट्रासेलुलर डोमेन में कुछ ऐसी चेंजिंग लाता है कि यहाँ, चूँकि इससे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जी प्रोटीन लगी हुई थी, ठीक है। जी प्रोटीन मतलब GDP बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि यहाँ एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, ठीक है। अगर मैं इससे बनाऊँ ये अल्फ़ा बीटा गैमा, और इनके साथ हमारे पास GDP अटैच होता है, इसीलिए हम इसे जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन है, जब इसमें हमारे पास कन्फर्मेशन चेंज आएगी तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो हमारे पास इसका जो GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारे पास GTP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये इसके साथ अटैच्ड हो गई, तो ये हमारे पास इससे हट जाएगी। हट के तो ये हमारे पास जो गैमा और बीटा अलग हो जाएंगे और ये अल्फ़ा को लेकर
अलग हो जाएगी, GTP अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है, GTP अल्फ़ा, ये चीज़ हमारे पास ये जाके एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास एक एंजाइम है, मेम्ब्रेन का एंजाइम होता है, तो उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये क्या है, एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज CAMP। आगे मैं बताता हूँ। अब एडिनाइल साइक्लेज पता है क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज इस हमारे पास इधर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ATPs प्रेजेंट है, ठीक है। तो एडिनाइल साइक्लेज ATPs को CAMP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हमारे पास आ गया सेकंड मैसेंजर हमारे पास। अब हम आगे कैस्केड चलाएंगे, तो अब हम देखते हैं कि कैस्केड कैसे चलता है। तो एम्प्लीफिकेशन वाले जो इफेक्ट होता है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एम्प्लीफिकेशन यानी इसमें एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है। एम्प्लीफिकेशन का ये मतलब है कि अगर हमारे पास हार्मोन की छोटी सी क्वांटिटी भी हो ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एसी को एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, और एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास थोड़े होंगे तो ये आगे CAMP को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और आगे कैस्केड कर बता देता हूँ। CAMP का आगे क्या मतलब है, CAMP आगे क्या करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन काइनेज ए, हमारे पास जो CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए एक एंजाइम होता है, ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करता है। उसके हमारे पास अगर हम उसको देखें तो उस CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए के हमारे पास 4 डोमेन्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास कैटालिटिक होते हैं और 2 रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है। कैटालिटिक का मतलब है ये रेगुलेटरी के साथ हमारे पास ये CAMP बाइंड होंगे 2, और कैटालिटिक हमारे पास आगे दूसरे एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करेंगे। इसी तरह फॉस्फोराइलेशन जब करेंगे वो आगे ज़्यादा एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करेंगे, वो आगे उससे ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन करेंगे, और इस तरह हमारे पास सेल का हार्मोन जो हमारे पास हार्मोनल जो रिस्पॉन्स होगा वो शो होगा, ठीक है। बाकी यह है कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन जितने भी हार्मोन हैं वो इसी पाथवे के थ्रू आते हैं, यानी कि फॉस्फोराइलेशन और जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम हैं उनके हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करेंगे या हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे, और इनकी एक्टिवेशन करेंगे या डीएक्टिवेशन करेंगे। इसमें एक चीज़ ये समझ लें कि हमारे पास ये जो G प्रोटीन होती है ना, तो ये 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे पास G इनहिबिटरी होती है और एक हमारे पास G स्टिमुलेटरी होती है। तो ये हमारे पास हार्मोन इस पे डिपेंड करता है कि वो G इनहिबिटरी के साथ बाइंड हुआ है या G स्टिमुलेटरी के साथ। स्टिमुलेटरी के साथ बाइंड होगा तो आगे हमारे पास सारा जो एडिनाइल साइक्लेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, सारा एम्प्लीफिकेशन होगा। जब हमारे पास G इनहिबिटरी के साथ बाइंड होगा तो सारा सिस्टम आते हैं हम सेकंड मैसेंजर सिस्टम। जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम का दूसरा सेकंड मैसेंजर सिस्टम है फॉस्फोलाइपेज सेकंड मैसेंजर सिस्टम। यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि एडिनाइल साइक्लेज था, और एडिनाइल साइक्लेज को एट द एंड हमारे पास एक्टिवेट करना था, और वो आगे CAMP को करता था, और CAMP हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम को कैस्केड को चलाता था, ठीक है। यहाँ उसकी जगह फॉस्फोलाइपेज है, यानी हमारे पास ये जो रिसेप्टर है ये फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट इसने करना है, फॉस्फोलाइपेज C को, ठीक है। तो यहाँ एडिनाइल साइक्लेज जो था ये मेम्ब्रेन में था। यहाँ डिफरेंस ये है कि ये इसके साथ अटैच्ड होता है। मान लीजिए कि ये फॉस्फोलाइपेज C है सपोज, ठीक है। ये फॉस्फोलाइपेज C इस रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट है। कोई भी हार्मोन आया तो वो आउटर जो हमारे पास 7 पास रिसेप्टर है उसका जो आउटर डोमेन है उसके साथ बाइंड हुआ, इनर सेलुलर डोमेन एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा, उसका जो G प्रोटीन है वो यहाँ किसको एक्टिवेट करेगी, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगी। तो फॉस्फोलाइपेज C हमारे पास लाइपेज जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है कि लिपिड ब्रेकडाउन, ठीक है, लिपिड ब्रेकडाउन। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन से लिपिड की ब्रेक डाउन करेगी और कैसे सेकंड मैसेंजर सिस्टम को चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो मेम्ब्रेन में हमारे पास फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, तो यहाँ एक फॉस्फोलिपिड होते हैं PIP2 जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें PIP2 से बनता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट, यहाँ कोई भी हमारे पास फॉस्फोलिपिड है सपोज कर लेते हैं, ये फॉस्फोलाइपेज C इन लिपिड मेम्ब्रेन वाले लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करेगा तो ये आगे क्या करेगा ये हम देखते हैं। ब्रेक डाउन करके इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट प्लस डेग में कन्वर्ट कर देगा, डाइएसाइल ग्लाइसरॉल में, ठीक है। अब हमारे पास आ गए, ये डायरेक्टली हमारे पास आ गए हैं सेकंड मैसेंजर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया था कि सेकंड मैसेंजर्स कौन कौन से हैं। तो अब हमारे पास पहले वाले का सेकंड मैसेंजर क्या था, CAMP, जिसने कैस्केड चलाना था अंदर। यहाँ वाले का इनका सेकंड मैसेंजर कौन सा है, IP3 प्लस डेग। अब हम ये देखते हैं कि IP3 कैसे वर्क करेगा और डेग कैसे वर्क करेगा, ठीक है। IP3 हमारे पास अगर आप देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जराफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उन पे हमारे पास IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कैल्शियम चैनल्स यानी होते हैं जो IP3 पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये IP3 इन चैनल्स पर बाइंड होगा और इनको ओपन कर देगा, और कैल्शियम हमारे पास आउटसाइड, ये इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आ जाएगा इनसे।
कैल्शियम जब साइटोप्लाज्म में आ गया यहाँ से, अच्छा जो कैल्शियम वाला जो कैल्माडुलिन वाला सिस्टम है वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम में है, लेकिन यहाँ IP3 की वजह से जो हमारे पास कैल्शियम आएगा इसको बाज़ औक़ात हमारे पास थर्ड मैसेंजर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, थर्ड मैसेंजर कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखें। और कैल्शियम के आगे फंक्शन क्या होंगे, कैल्शियम हमारे पास स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी करवा सकता है, ठीक है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, सेल की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको इंक्रीज़ करवाता है, सेल सिक्रीशंस को। ये हमारे पास हो गया IP3 वाला। IP3 के बाद हम आते हैं डेग की तरफ, ठीक है। IP3 का हमने बता दिया कि ये हमारे पास कैल्शियम को रिलीज़ करेगा, ठीक है, और कैल्शियम के फंक्शन हमने बता दिए हैं, 2 फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं जो इस सेकंड सिस्टम के जो 2 हमारे पास सेकंड मैसेंजर्स आए थे, तो उनके हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। डेग भी हमारे पास 2 फंक्शन करेगा, ये याद रखें, ठीक है। पहला फंक्शन तो वो हमारे पास प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है और ये हमारे पास आगे कैस्केड चलाती है और सेल के रिस्पॉन्सेज होते हैं डिफरेंट। काइनेज हमारे पास जब भी आएगा तो ये हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करते होते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करेगा डिफरेंट एंजाइम की, और वो डिफरेंट एंजाइम हार्मोन के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है। ये हो गया एक फंक्शन हमारे पास हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, डेग हमारे पास क्या है, डाई ग्लाइसरोल है। डाई इसाइल का मतलब है इसके साथ 2 इसाइल यानी फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल हमारे पास 3 कार्बन होता है, इस पर सपोज करते हैं कि यहाँ 2 फैटी एसिड लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो एक फैटी एसिड होता है ना डेग का, तो वो हमारे पास 20 कार्बन होता है, ये याद रखें, और 20 कार्बन हमारे पास ये एरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, एरेकिडोनिक एसिड लिकोट्राइन्स एन में, ठीक है, एरेकिडोनिक एसिड। तो ये हमारे पास डेग के 2 फंक्शन आ गए, यानी पहला फंक्शन क्या है, फॉस्फोलाइपेज ये प्रोटीन काइनेज C, और ये आगे कैस्केड और सेल रिस्पॉन्सेज हार्मोन के रिस्पॉन्सेज होंगे जो सेल रिस्पॉन्स शो करेगा, और दूसरा एरेकिडोनिक एसिड प्रोडक्शन। तो हमारे पास ये हो गया सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सिस्टम था। नेक्स्ट हम करते हैं कैल्शियम कैल्माडुलिन मैसेंजर सिस्टम। आते हैं अपने थर्ड जो कैल्शियम कैल्माडुलिन मैसेंजर सिस्टम है उसकी तरफ आते हैं। जो हमारे पास जहाँ कैल्शियम था जो हमारे पास IP3 ने प्रोड्यूस किया था, IP3 ने यानी कैल्शियम जो प्रोड्यूस किया था, ये हमारे पास ये थर्ड मैसेंजर सिस्टम के तौर पे कर सकता था। ये हमारे पास अलग है और कैल्माडुलिन वाला सिस्टम अलग है। हम कैल्माडुलिन वाले सिस्टम की तरफ आते हैं, ठीक है। कैल्माडुलिन एक प्रोटीन है जो हमारे पास मैसेंजर्स के जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनका पार्ट भी हो सकती है, या हमारे पास उन कैल्शियम के साथ मिलकर उनको एक्टिवेट भी कर सकती है, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम की एंट्री सेल में 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक हमारे पास कैल्शियम एंट्री कैसे हो सकता है सेल के अंदर कि डीपोलराइजेशन डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। तो डीपोलराइजेशन डिपेंडेंट का मतलब है अंदर आएगा और पोटाशियम आयन आएंगे, डीपोलराइजेशन होगी और कैल्शियम अंदर आ जाएगा, ठीक है, जब डीपोलराइजेशन कैल्शियम अंदर आएगा। दूसरा हमारे पास कैल्शियम हार्मोन्स आते हैं, एपिनेफ्रिन जैसे वो भी तकरीबन कैल्शियम को अंदर मूव करते हैं, ठीक है। कैल्शियम 2 रास्तों से यानी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या है कि कैल्माडुलिन है सपोज, तो कैल्शियम कैल्माडुलिन के साथ बाइंड करेगी, कैल्शियम कैल्माडुलिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब ये हमारे पास अच्छा जो कैल्माडुलिन होती है ना, अगर तो वो किसी एंजाइम का हमारे पास कोई पॉलीपेप्टाइड है, किसी एंजाइम का पार्ट है, बाज़ औक़ात किसी एंजाइम का पार्ट होती है यानी एंजाइम के साथ लगी होती है कैल्माडुलिन, तो उस सूरत में हमारे पास कैल्शियम यहाँ आके उसके साथ बाइंड करेगा और पूरे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अगर तो ये पार्ट नहीं है, कैल्माडुलिन हमारे पास वैसे ही पड़ी है, तो ये क्या करेगी कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास कैल्शियम कैल्माडुलिन कम्प्लेक्स बनेगा, तो ये जाके हमारे पास उस किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और कैल्शियम कैल्माडुलिन आगे हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है और बहुत सारे फंक्शंस करवा सकता है, ठीक है, यानी कि एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन, बस जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है हमारे पास यही है जो कैल्शियम कैल्माडुलिन है। जनरल से बात करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन होगी कि कैल्शियम हमारे पास नॉर्मली हमारे पास सेल के अंदर 10⁻⁸ 10⁻⁷ कंसंट्रेशन हमारे पास कैल्शियम की होती है मोल पर लीटर, ठीक है। इतनी कंसंट्रेशन होती है जिस पे हमारे पास कैल्शियम जो होता है कैल्माडुलिन के साथ बाइंड नहीं होता। जब हमारे पास कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से 10⁻⁵ तक चली जाए तब हमारे पास कैल्शियम कैल्माडुलिन कम्प्लेक्स बनता है। सेम लाइक टू ये गाइटन में एक बात बताइए कि इस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास ट्रोपोनिन C वर्क करता है, ठीक है। ट्रोपोनिन C भी हमारे पास इस तरह होता है, इस पे वर्क नहीं करता, यानी इस पे इसके साथ कैल्शियम बाइंड नहीं होगा ट्रोपोनिन C के साथ, और एक्टिव साइट नहीं होगी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, सॉरी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी इतनी कंसंट्रेशन आई और ट्रोपोनिन C के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ, तो ट्रोपोनिन C ने एक्टिव साइट एक्सपोज कर दी और मायोसिन के साथ बाइंड हो गया, हमारे पास स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाई।
कहते हैं कि कैल्माडुलिन भी उसी तरह के एक प्रोटीन है। ये भी हमारे पास जब इतनी कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आती है तो ये हमारे पास कैल्शियम कैल्माडुलिन कम्प्लेक्स बनता है, कैल्माडुलिन कम्प्लेक्स बनता है। और कैल्शियम कैल्माडुलिन कम्प्लेक्स हमारे पास आगे ये, अच्छा इसकी एक एग्जांपल दे दूँ, ये किसको एक्टिवेट कर सकते हैं, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये हमारे पास एक मायोसिन की एक लाइट चेन काइनेज होती है स्मूथ मसल के अंदर। ये हमारे पास क्या था, ट्रोपोनिन वाला मैकेनिज्म किसके अंदर था, स्केलेटल मसल के अंदर। और ये हमारे पास कैल्शियम कैल्माडुलिन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ करवाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन भी करा सकता है, बाकी फंक्शन भी करा सकता है। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज, और ये हमारे पास आगे डायरेक्टली जाके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था हमारे पास सेकंड मसल सिस्टम। इसके बाद में छोटा सा आपको टॉपिक जो रेगुलेशन है, यानी हार्मोन किस तरह शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म अफेक्ट कर सकता है, कहाँ हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है, कहाँ थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। तो कोई भी हार्मोन होता है, हम एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन की, ठीक है। इंसुलिन हमारे पास क्या करता होता है कि इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि इंसुलिन अपटेक करवाता है ना सेल में। अपटेक कैसे करवाता है कि हमारे पास GLUT4 जो हमारे पास इधर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको हमारे पास यहाँ का इनकॉर्पोरेट करवाते होते हैं। इंसुलिन का ये फंक्शन है, ठीक है। ये जो हमारे पास GLUT4 होता है, ये हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ में होगा, यहाँ वहाँ अपटेक करवाएगा। इसके अलावा हमारे पास मसल्स टिश्यूज़ में होगा, वहाँ अपटेक करवाता है। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि इंसुलिन कैसे फंक्शन करता है। अच्छा, यहाँ अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होगा। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब जब भी हार्मोन की सूरत में आएगा तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास प्रेजेंट चीज़ें हैं ना, तो उनको बस इनकॉर्पोरेट करवाना होता है। यानी अगर एंजाइम वाली बात आए तो जो प्रेजेंट एंजाइम है आपके पास बने हुए तैयार, उनको एक्टिवेट करवाना होता है जल्दी में, क्योंकि शॉर्ट टर्म चाहिए होता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट हमारे पास यहाँ GLUT4 होंगे, उनको मेम्ब्रेन पे इनकॉर्पोरेट करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म, ये सेकंड्स में होता है या मिनट्स में होगा। अब लॉन्ग टर्म हमारे पास रेगुलेशन क्या होगी, लॉन्ग टर्म में दो आ सकती है, ठीक है। यहाँ हमारे पास साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हो रही होती है, सपोज GLUT4 की ट्रांसलेशन हो रही है, ये हमारे पास हार्मोन है, ये इनकोडिंग हो रही है। तो थोड़े लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, अगर अभी तक हमारे पास ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये हमारे पास GLUT4 की ट्रांसलेशन को इंक्रीज़ करेगा और हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करेगा। अगर हमारे पास अब भी नहीं हुई तो इससे भी अगर लॉन्ग टर्म यानी डेज तक अगर करना है तो ये हमारे पास जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर जाकर हार्मोन जाते हैं और वहाँ पर अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं कि वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है ना, यानी जितना अंदर जाएंगे तो उतना ही लॉन्ग टर्म अंदर जाता जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को हमारे पास इन्हांस करके हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करेगा। तो ये हमारे पास, तो ये था सेकंड मैसेंजर। होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।